नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत लगातार कवरेज दिखा रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। और देखिए, इस समय हम हैं पुराना लखनऊ में। पीछे घंटाघर है, हालांकि कोहरे से छिप गया है और बहुत सारे लोग यहाँ के हमारे साथ एकजुट भी हमने कर लिए हैं चर्चा करने के लिए। इस बार उनका कौन सा बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में हावी रहेगा। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। लखनऊ की जनता हमारे साथ है और खास करके युवा वर्ग है। आपसे ही शुरुआत करते हैं। यही के हैं? यही लखनऊ के जी। तो घूमने आए थे? नहीं, तो ऐसे ही टहलना। चलिए बताइए, इस बार 2024 में कौन सा बड़ा मुद्दा हावी है? पक्ष पसंद है या विपक्ष? युवा को कौन ज्यादा पसंद? मोदी सरकार पे एक शायरी है। हाँ, अच्छा, शायरी से शुरुआत है। कैसे हो जाऊं, हाँ। कैसे हो जाऊं तेरी मेहनत में फिना, कैसे हो जाऊं तेरी मेहनत पे फिना। हमने मांगी थी नौकरी, हाँ। तुमने दिया नमक तेल और चना। ये तो सुना लग नहीं सुना है, ये हर युवा बोल रहा है। मोदी सरकार चुप है, खामोश है। मोदी जी चुप है, खामोश है, वो डर चुके हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट पर चाहते हैं चर्चा। एक युवा और क्या चाहता है, हाँ। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि युवा पकौड़े तलेगा, हाँ। युवा चाय बेचेगा। ये मोदी जी की सोच है। अच्छा, ये मोदी जी की सोच है। वो कहते हैं खुले की बातें हो रही हैं, विकासशील भारत की बातें मैं हो तो रही कह रहा हूँ ना कि मोदी जी अपना संकल्प पत्र उठा के देखें। हाँ। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख हर खाते में आएगा, स्मार्ट सिटी देंगे, डिजिटल इंडिया देंगे, गांव को गोद में लेंगे, महिला को सुरक्षा देंगे। आप एक महिला पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मणिपुर में महिलाओं को नंगरस किया जा रहा है, रोडों पर घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं जा पाए, पर उन्होंने कार्रवाई की तो बात की। कार्रवाई अमित शाह जी के भी बयान सामने आए। देखिए, बयान देने में और कार्य करने में बहुत फर्क होता है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे पाए? 15 लाख खाते में आया? नहीं आया। छात्रों को शिक्षा मिली? नहीं मिली। एक छात्र होने के नाते, एक युवा होने के नाते मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है रोजगार? निश्चित रूप से लोकतंत्र है, हमारा भारत है। भले लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लेकिन हम बचाने निकले हैं भारत को। नहीं पता था इतना तीखे स्वर आपके निकलेंगे, पर चलिए चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री की डगर उनकी कितनी आसान लग रही है? जल्दी से। आसान नहीं है, बहुत कठिन है। झोला उठाएंगे चल देंगे, लेकिन उस झोले की जांच होगी। अच्छा, उस झोले की जांच होगी कि झोले में कितना धन लेके जा रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। बयानबाजी ज्यादा सीरियस ले लिया क्या? उन्होंने तो ऐसा बोला था कि भैया अगर ऐसा तो करेगा तो हमारे पास क्या है, हम तो झोला उठाएंगे और चल लेंगे। बहुत फकीर आदमी है ना। अब उस पे एक बात और कहना चाहता हूँ। 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख रुपए का चश्मा है, 3 लाख रुपए का पेन है। ऐसा गरीब, ऐसा फकीर भगवान सबको बना दे। अच्छा, ऐसा गरीब सबको बना, हमको बना दे। हम तो कह रहे हैं ऐसा फकीर अगर वो कहते हैं। एक बात और, समुंदर के पास जाएंगे तो उनके कपड़े भी समुंदर जैसा रंग हो जाएगा। ऐसी स्क्रिप्ट मोदी जी की लिखता कौन है, ये बताइए। व्यक्तिगत जा रहे हैं ज्यादा, हम तो बड़े मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। अभी राम मंदिर का भी मुद्दा हावी है और साथ में ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन और साथ में इंडिया गठबंधन दोनों आमने सामने खड़े हैं और 2024 की तरफ टकटकी लगा करके ऐसे ही देख रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी अकेले हैं। 38 पार्टियों का मेला है, फिर भी कहता अकेला है। इसमें भी झूठ है, इसमें भी फरेब है, इसमें भी जुमलेबाजी। मोदी जी, अरे जुमलेबाजी, झूठ, फरेब हटा दीजिए तो मोदी जी किसी भी युवा से 5 मिनट डिबेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर करने को तैयार है, चौराहा उनका होगा, समय चीजें बोली हैं आपने। जुमला। मोदी जी सबसे बड़े जुमलेबाज हैं, सबसे बड़े झूठे हैं, सबसे बड़े फेकू हैं। पर सभी वादे करते हैं ना, कौन सी पार्टी पीछे रही? कभी कांग्रेस करती थी। कांग्रेस ने किया है, वादे तो किया है, लेकिन करके दिखाया। कर्नाटक, हिमाचल का उदाहरण आप ले लीजिए। कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण ताजा उदाहरण है। कांग्रेस ने इस देश में IIT दिया है, एम्स दिया है, इसरो दिया है, नेशनल हाईवे दिया है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। आपके हाथ में जो माइक है ना, ये कांग्रेस की देन है। चलिए एक मुद्दा और भी। और अगर बुरा मत मानिएगा, अगर 24 में मोदी तिवारा आ गए तो आपके हाथ में माइक नहीं होगा, कटोरा होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये सच्चाई है इस भारत देश की। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्यों? देश और उसमें भी, ये रहा है। उसमें भी उस कटोरे में छेद होगा और छेद में टैक्स होगा, उसका पैसा भी। विरोध नहीं कर रहे हैं आप, कुछ ज्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग तारीफ भी तो बनती है। अरे सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। अच्छा, सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। चलिए, और भी कुछ मन में है? वैसे तो राहुल की यात्रा भी चल रही है, उस पर भी चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं? आपने मोदी जी कहा, लेकिन मोदी जी कहा, लेकिन राहुल मत कहिए, राहुल गांधी जी कहिए। हमारे नेता है वो। तन राहुल, मन राहुल, मर जाए तो कफन राहुल। निश्चित रूप से डंके की चोट पे कह रहा हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकल रही है ना, उस आसाम के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री
ने कल उन पर हमला कराया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हमला हुआ है, वो डर चुके हैं, सहम चुके हैं। अच्छा, पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं, आपने शायद नहीं देखा होगा। नहीं, मैं देख रही हूँ, पर आप पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो शर्मा जी ने ही करवाया है। क्यों नहीं भाई, वो ही सरकार करवा उनकी, रहे हैं। प्रशासन उनका, हाथ में भारतीय जनता पार्टी। वो तो लीगली तरीके से चल रहे हैं, FIR दर्ज करवाई उन्होंने। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने में जेल में डालेंगे, हम तो कह रहे हैं। अरे वो गांधी का सिपाही है, वो सोनिया जी का बेटा है, राजीव जी का बेटा है, वो आपके मुकदमे से, आपकी गिरफ्तारी से डरेगा नहीं। ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, निश्चित रूप से चलेगी ये यात्रा। ये जो तोड़फोड़ हुई है और बहुत सारी चीजें आज भी हुई है, ये कुछ घंटे आज पहले हुई अभी है। जयराम नरेश जो हैं हमारे, जयराम नरेश, हाँ, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने हाथ में झंडा लिए उनकी गाड़ी पे हमला किया है। ये निंदनीय है, शर्मनाक है। ऐसा तो नहीं कि ये आगे यात्रा कंट्रोवर्सी का रूप ले ले और कोई ये 2024 ताकत, को ध्यान में रखते कोई हुए ताकत, मैं कह रहा हूँ आपको घंटाघर से, कोई ताकत भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक नहीं पाएगी। तो लखनऊ का युवा चाहता है कि ये यात्रा क्यों नहीं? आज देश में अन्याय हो रहा है, इस प्रदेश में अन्याय हो रहा है। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, महिला को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, किसानों को सही फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है। छात्रों, विपक्ष है पूरी तरीके से, लगता है कि दमदारी हम लोग मजबूती से, अभी तक पूछा जा रहा था कि मोदी नहीं तो कौन। सवाल तो अब क्या, यही हो रहा अब की था। एक सवाल और है, मोदी ही नहीं, अब की मोदी ही नहीं, अच्छा, हाँ, अब की मोदी ही नहीं, उनका सफाया होने नजर आ रहा है। चलिए भैया और लोगों से भी बात कर लेते हैं, वो तो काफी तीखे स्वर में दिख रहे हैं। दिखाइए, काफी लोग इकट्ठे हो गए, सभी को हम तलाशेंगे किसके क्या मन में है। आप बताइए भैया, कहाँ से है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो रहने वाला अयोध्या का हूँ। अयोध्या के हैं? जी जी। तो बताइए, आप तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अयोध्या में तो पूरा इस समय मामला गर्म है और आगे भी 2024 के चुनाव तक रहेगा ही। कैसी इस बार की डगर किसकी है और गठबंधन यानी कि विपक्ष का गठबंधन कितना मजबूत होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, विपक्ष अपने रास्ते पर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, सधे हुए तरीके से डाउन चल हो रहा गई नहीं? है। मैं ये कह रहा हूँ, चिल्लाना जरूरी है क्या? नहीं, आवाज आ जो बात, जो बातें अगर शालीनता से कही जा सके, उसको अगर चिल्ला के कही जाए तो फिर अगर वही, बोले कि माइक में पहुंचे। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि विपक्ष अपना काम अपने रास्ते पे ठीक से कर रहा है। हाँ। लेकिन बीजेपी ने इसको, जो आपने भी कहा कि अयोध्या और राम मंदिर जो चीजें हैं, जी, बीजेपी का प्रयास है हाँ। कि चुनाव जनता के मुद्दे पर ना हो करके हाँ। धार्मिक भावनाओं पर हो, मंदिर मस्जिद सांप्रदायिक ताकतों के उस पर जो है चुनाव हो। और ये आपको क्यों लग रहा है? आप लग क्यों रहा है? आप देखिए पूरा माहौल। मैं अयोध्या का रहने, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर के लग रहा है। वही तो बात है हाँ। कि प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है? जब मंदिर अर्धनिर्मित है तो मंदिर का शिखर तक नहीं बना है। हमारे हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च शिखर माने जाते हैं, जी, शंकराचार्य जी, हाँ। श्रद्धेय शंकराचार्य जी, हाँ जी। उन्होंने इस बात का जो है खिलाफत की है कि ये विधि सम्मत नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी और आरएसएस अपने आप को हिंदुओं की हिमायती समझती है, हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार समझती है, तो ये धर्म सम्मत, ये विधि शास्त्र के खिलाफ काम क्यों हो रहा है? मतलब आपका कहना है कि जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, हाँ। उनकी बात को नजरअंदाज ना किया जाए। बिल्कुल। और जो शंकराचार्य उनका साथ दे रहे हैं, उसको आप भी तो नजरअंदाज ना करें ना, उस पर भी तो थोड़ा सा ध्यान दें। कौन से शंकराचार्य साथ देना और कौन उनके से खिलाफ जा रहा है? आप बताइए हमको। रामभद्राचार्य की भी बहुत सारी बातें यहाँ शंकराचार्य की बात हो रही है, रामभद्राचार्य जी शंकराचार्य नहीं है। हाँ। पहले ये समझिए आप। संत नहीं है वो। संत हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के सर्वोच्च जो शिखर माने जाते हैं, सर्वोच्च जो पूजनीय माने जाते हैं, कह लीजिए कि हमारे धर्म के प्रधानमंत्री, वो शंकराचार्य जी हैं। वो जो बात कहेंगे वो धर्म सम्मत होगा, वो धर्म के लिए एक संविधान के तौर पर माना जाए। की बोली बोल रहे हैं, अब तो ये बातें उठने आप लगी कैसे ये कह रहे हैं विपक्ष की बोली बोल रही है? आज यही तो सवाल है, यही तो नैरेटिव बढ़ाया जा रहा है, यही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो आज धर्म सम्मत बात कर दे, जो शंकराचार्य धर्म सम्मत बात कर दे, आज वो कांग्रेस के एजेंट हो गया है या जो है विपक्ष के साथ हो गया है। क्या गलत कह रहे हैं भाई हमारे शंकराचार्य? कहा कि शंकराचार्य की बात क्या गलत कर रहे हैं? जिस महानुभाव ने इस जो है मुहूर्त को निकाला है, एक टीवी चैनल के पत्रकार, माहौल क्या है कि राजीव रंजन जी उनके पास जाते हैं, उन्होंने पूछा कि आप ये जो है 22 तारीख की डेट कैसे निर्धारित कर दी? तो उन्होंने कहा कि हमको कहा गया था, उनका बयान है, मेरे पास है वो बयान। उन्होंने कहा कि हमको कहा गया था कि फरवरी की पहले डेट दीजिए, तो हमने जो है वो 22 तारीख की डेट दी है, उसमें 82 सेकंड का कहीं सा मुहूर्त बन रहा है। राम लला विराजमान की जो बात हो रही है, अप्रैल में चैत्र रामनवमी है, उनका जन्म माना जाता है उसी दिन। अगर उस दिन धर्म जो है ये राम लला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा होती तो क्या बुराई थी? मंदिर का शिखर तो और भी थे, और क्या करना चाहिए था। बल्कि ये प्राण प्रतिष्ठा का चुनाव जो है, चुनाव को देखते हुए किया गया है। आप समझिए बात को, जैसा उन्होंने कहा इसका, हाँ, इसका नैरेटिव बनाया जाए
कि हम राम को लाए हैं। और बताइए, राम को लाने वाले वो हैं जो पूरे ब्रह्मांड में टेंट में है ना, तो भैया लेकर के आए, यानी कि वहाँ वो क्या ला रहे हैं बताइए। हम आपकी बात मान लेते हैं कि टेंट में थे, उनका क्या योगदान है मंदिर में लाने का? मामला कोर्ट में चल रहा था ना, माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर मंदिर बन रहा है ना। अगर बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बनाने की कोशिश करती है तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार में है, उसको अध्यादेश ला करके राम मंदिर बना देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भी तो कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, बाकी सारी विपक्षी दलों ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब ने कोर्ट के फैसले को साथ सम्मान स्वीकार किया, उसी के आदेश पे बन रहा है। तो इसमें बीजेपी, मैं सवाल को पीछे नहीं रखूंगी, बार बार कट रहा है मेरा सवाल, जल्दी से पूछ लेती हूँ। आपको तो वही होना चाहिए था, कल तो शुरुआत हो जाएगी भैया। अरे भाई, ये हमारी इच्छा है, हम अयोध्या के रहने वाले, हमारा जन्म कर्म वही हुआ है, हमको कहीं बाहर से थोड़ी ना आना है। तो हमारा आज कुछ का आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे अरे मैं आज हूँ, कल अयोध्या 100 किलोमीटर दूर है, मैं हो सकता है कल वहाँ हूँ। ये हमारे ऊपर है ना कि हम कब जाएंगे भाई, ये तय कौन करेगा? क्यूरियोसिटी थी कि पूछ नहीं, ये मेरे मन में है कि मेरी आस्था ईश्वर के प्रति कब कैसे जाहिर करनी है भाई, हमारा व्यक्तिगत मामला है। 2024 में आपके पास विपक्ष का कोई चेहरा है? बिल्कुल चेहरा है, तमाम चेहरे। देखिए, लोकतंत्र में कोई चेहरा दिखा करके पॉलिश करके नहीं रखा जाता है। जनता चुनती है सांसद, सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री, और जनता किसके आधार पर चुनाव करती है? सांसदों का मुद्दों के आधार पे। आज लेकिन भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से इन सारे राजनीतिक मुद्दों को धार्मिक उसमें ला करके छोड़ दिया जा रहा है। उसके पीछे जो रोजगार का मुद्दा है, जो 14 में मोदी जी ने तमाम वायदे किए, जैसा कि अभी एक मेरे भाई ने कहा, आप उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, आज 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए नौजवानों के पास, कहाँ गया? युवाओं के हिसाब से 60 रुपए के पेट्रोल पे इन्होंने कहा था, नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज 100 रुपए के पार पेट्रोल जनता खरीद रही कि नहीं खरीद रही, बताइए हमको। क्यों नहीं रहेंगे? ये जनता ये रहते तो विधानसभा चुनाव में भी रहते, जहाँ से आप आते सुनिए मेरी बात को। राजनीति में कभी कभी भावनाओं में लोग जो है बह करके वोट दे जाते हैं, और इस बार भी दे जाएंगे। बीजेपी की कोशिश रहती है कि लोग मुद्दों पर नहीं, भावनाओं के आधार पर वोट दें। हमारी भावनाएं, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे देश, हमारी सेना, इन सब पे होती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी से टकराने की कोशिश, हम मुद्दों पर टकराएंगे, जनता को एहसास दिलाएंगे कि ये लोकतंत्र का चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। धर्म, मस्जिद, मंदिर या धार्मिक भावनाओं या उस पर नहीं होना चाहिए। 2019 का चुनाव, एक मिनट और, 2019 का चुनाव पुलवामा की घटना के बाद वो भी धार्मिक भावनाओं के आधार पर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रैलियों में बड़े बड़े उन शहीदों का जो है, जवानों का फोटो लगा करके ये कह रहे थे भरे मन से कि मेरे फर्स्ट टाइम वोटर, कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित हो सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, जितने नौजवान हैं, क्या अपने पहले वोट को जो है क्या किसी जवान के शहीद के प्रति जो है समर्पित नहीं कर सकते हैं? अगर हमारी भावनाएं भड़काई जाएंगी, उद्दोलित की जाएंगी कि नहीं आप इसी उसमें मुद्दा पे वोट दीजिए, तो हमारी भावनाएं बह सकती हैं। आपका मानना है कि भावनाओं को साइड रख के दोनों पार्टियां चुनाव लड़ें? बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी धार्मिक भावनाओं पर चुनाव लड़ी थी 2014 में, मुद्दों पर लड़ा था उन्होंने चुनाव, लेकिन सरकार में आते उन्होंने मुद्दों को गायब कर दिया। भावनाओं के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। सीधे सीधे बातें आ रही है निकल करके, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस थी तो उन्होंने महंगाई को लेकर के बोला था और ये कहा था कि कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों की वो बात कर रहे हैं कि वो मुद्दे कहाँ गायब हो गए हैं। बीजेपी को उन पर भी सोचना चाहिए। आपको मौका नहीं मिला, अच्छा आपको दोबारा मौका चाहिए, बताइए क्या कहना। एक सवाल और है, छूट गया है, बहुत कुछ छूटा है। अच्छा बताइए। 14 से 24 तक बहुत कुछ मुद्दे हैं जिसको बोल सकता हूँ। मतलब एक वीडियो में कवर ये नहीं हो सकते हैं। एक वीडियो ने 100 वीडियो कर लीजिए, इतनी भड़ास है अंदर एक युवा होने के नाते। जो भड़ास है, जो मन में नाराजगी है, वो बताइए कैमरे के। ये कह रहे हैं कि ये राम को लाए हैं, तो इनसे निवेदन है, अगर इतने शक्तिशाली हैं ये, तो देश के भगौड़े मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को लेके वापस लाएं भारत। ये राम को लाए हैं ना, ये बहुत ताकतवर हैं। मतलब आप कह रहे हैं उनको भी लेकर के, उनको भी लाइए, क्यों नहीं ला सकते? देश का पैसा लेके भागे, उनको कब लाएंगे? देश का पैसा लेके भागे हैं, विदेशों में छुपे हैं, विदेशों में छुपे हैं, वहाँ अयाशी कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने मजबूरन कहा। देखिए अभी जिस तरीके से लगातार सुरक्षा को लेकर के ये बातें चल रही हैं कि विदेशों में भी उस मुहिम पर काम किया जा रहा है। देखिए मोदी जी के शब्द से सुरक्षा, ईमानदारी, सहनशीलता, अहिंसा, ये शब्द अच्छे नहीं लगते। उनके मुंह से हिंसा, बेरोजगारी शब्द,
कितने युवाओं को बेरोजगार वो कर सकते हैं, देश को कैसे बेच सकते हैं, वो रात इस पे मंथन करते हैं, सुबह बेच देते हैं। चलिए, आप इतने तीखे स्वर में बोल रहे हैं, एक सवाल विपक्ष के लिए भी है। हाँ, करिए। कि अगर आपको डर नहीं है राम मंदिर से और आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, चलिए, मैं हिंदू तो हूँ, आपको सुन लीजिए, टाइम पर जाना नहीं सुन चाहते लीजिए, हैं। नहीं सुन लीजिए, मैं हिंदू हूँ। राम मंदिर आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। जी, राम मंदिर आस्था का विषय है। हाँ। ये भारत देश है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। सुन लीजिए, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, चलिए। ठीक है। हाँ। सभी लोग हाँ। मिलजुल कर रहेंगे। हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जिस हमने एक ही थाली में निवाला खाते थे। नहीं चाहिए आपकी नफरत, हम मोहब्बत इस देश में, इस पूरे प्रदेश में बांटेंगे और मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी। चलिए भैया, ये बातें कहीं ना कहीं और भी इंडिकेट कर रही हैं। आप बताइए जी, बहुत देर से चुप खड़े। मेरे का कोई जवाब नहीं है, मेरे बस जवाब ये, मेरे को सवाल बस यही है कि महंगाई को घटाया जाए। बस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महंगाई से है। मतलब आपके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस मुद्दा है। मेरे लिए बस महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए कड़वा तेल, ये 1200 रुपए सिलेंडर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सरकार किसी की भी हो पर महंगाई सस्ती होनी चाहिए बस। कह रहे हैं कि जिस तरीके से समय बदलता जा रहा है तो पॉकेट में पैसा भी आ रहा है, आमदनी भी तो आपकी बढ़ पैसा रही आ रहा है उसी हिसाब से ना तो उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से आप कह रही हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, इतनी आमदनी नहीं है लोगों की, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है सबको। आम आदमी 8,000 7,000 में नौकरी कर रहा है तो उसमें पड़ता नहीं आता, उसका खर्चा चलाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लगता है कि इस बार चुनाव में आप ये मुद्दा रखेंगे बटन दबाने से पहले? कोशिश करेंगे, बिल्कुल रखेंगे मुद्दा, नए मुद्दा भी रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आम आदमी को महंगाई से है, बाकी किसी चीज़ से नहीं है। सरकार देखो कांग्रेस की थी, इतनी महंगाई कभी नहीं आई जीवन में जितनी महंगाई अब आई है। मतलब आपको सबसे लगता है बड़ी कि प्रॉब्लम महंगाई, बिल्कुल हर गरीब आदमी महंगाई से ही परेशान है, क्योंकि 5,000 कमाने वाला 8,000 कमाने वाला घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई। 1200 का सिलेंडर, 100 रुपये में पेट्रोल, 200 रुपये में कड़वा तेल, 50 रुपये में चीनी। ये इतने साल में मेरे को जिंदगी में कभी इतनी महंगाई नहीं झेलनी पड़ी जितनी महंगाई अब आई है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी महंगाई से प्रॉब्लम है। जो आमदनी यात्रा चल रही है, कैसे देखते हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है या वाकई जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं? देखिए मेरे को किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, ना लेना है ना देना है बीजेपी से ना किसी से भी। मेरा मुद्दा केवल महंगाई का है। सरकार किसी की भी हो, महंगाई घटनी चाहिए बस। मेरा सुना इतना है ही है। चलिए बताइए, आप नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम समीर है। और घूमने आए? हाँ, सिर्फ घूमने ही आए। सिर्फ घूमने आए तो वो बात भी आपने हो गई है, सुनेगा। चलिए हाँ, बताइए। इस क्या है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। वो स्थिति हो रही है स्थिति हो रही है। यही हकीकत है जिस और एम्प्लॉयमेंट को 30,000 कमाने वाला भी परेशान है, 10,000 कमाने वाले भी परेशान है और 5,000 वाला भी परेशान है। मतलब कोई भी हो, मध्यम वर्गीय मध्यम। हो या जो चीज़ सिलेंडर 1100 रुपये का मिलता था, आज सिलेंडर कितने का मिल रहा है? जो आटा पहले हम 15 रुपए किलो था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है? तेल कहाँ से कितने रुपए में था, कहाँ से कहाँ आसमान छू रही है। तो उसके, हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को बताइए। कमाई बढ़ाई करने के लिए नौकरी दे नहीं सकते। 10 लाख नौकरी दे दी, किसको नौकरी मिली है? 1000 से ज़्यादा नौकरी किसी को मिली नहीं है। हम हमारे जैसे युवक है, सब टहल रहे इधर से उधर, कुछ ना कर पा रहे तो रिक्शा चला रहे हैं वो लोग पढ़ लिख के। आप इतने काबिल होंगे तो आपको रोजगार भी मिलेगा। अमित शाह का बेटा काबिल काबिल नहीं, है, अमित शाह का बेटा काबिल है, क्यों बीसीसीआई का सचिव बना के बैठा दिया। राजनाथ सिंह का बेटा काबिल है कि भाजपा से टिकट दिला दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बेटा काबिल, अनुराग ठाकुर उनको मंत्री बना दिया। जैसा क्या है, उनके पास सर्टिफिकेट है कि क्रिकेट कितने क्रिकेट मैच खेले हैं। अभी देखिए ये कानून लागू हो रहा था कि ड्राइवरों पे जो है थलवटी लग रही थी 5,000 या 5 लाख रुपए 10 साल सजा। जो आदमी 5,000 10,000 कमा रहा वो कहाँ से भरेगा? वो होल्ड पर भी रख दिया। हाँ, होल्ड पे रख दिया कि अच्छी बात है, उसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10,000 सैलरी कमाने वाला वो कहाँ से भरेगा? और 10 साल जेल अगर काटेगा तो उसका परिवार कौन पालेगा? ये मुद्दा रखने का सवाल ही नहीं उठता था। किसने रखा इस मुद्दा को? हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, तलाशती हूँ, आगे आइए जरा, भैया भाग रहे हैं। आप बताइए, इस बार कौन चाहिए? बीजेपी चाहिए या विपक्ष चाहिए? कौन चाहिए? भैया बोलेंगे भैया। अरे आप भी बता दीजिए, भैया ने अपनी बातें। राहुल गांधी चाहिए हमें तो। अच्छा, राहुल गांधी आपको हाँ। चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मोदी जी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। योगी जी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे सारे दरकिनार कोई नहीं चाहिए। और चाहिए आपको राहुल गांधी? राहुल गांधी लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो कुछ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्या करेंगे?
क्या उम्मीदें जो हैं आपकी उनसे? जो उम्मीदें हैं जब देखी जाएगी अच्छा, पर पहली पसंद वही है। वही है। चलिए, यहाँ के क्या नागरिक कह रहे हैं जो लखनऊ के वासी हैं? आइए इधर। अरे बाप रे, भग गए हैं। चलिए, क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं, अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिस तरीके से कैमरे पर तमाम सरकारों को ललकारा है, चाहे वो भूतकाल की हो चाहे वर्तमान की हो, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।